पहले वीडियो में हमने अक्षांश और देशांतर की सामान्य बेसिक जानकारी प्राप्त करी। इस वीडियो में हम कंपटीशन के हिसाब से अक्षांश और देशांतर से संबंधित और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें संसार का नक्शा लिया है। इसमें देखो सबसे पहले इस नक्शे को समझो। जो आप कई बच्चे ये भी नहीं जानते कभी नक्शा और ग्लोब में कैसे क्या, इधर गोल है उधर चौकोर है, कैसे बनता है। देखो ये जो नक्शा है, ये जो संसार का जो मानचित्र है, जो चित्र है, ये हमारी पृथ्वी का ही चित्र है। ठीक है, इसमें हमने अक्षांश और देशांतर पढ़े थे। तो एक तो 0 डिग्री देशांतर पढ़ा था और एक 180 डिग्री देशांतर पढ़ा था। तो इस ग्लोब में से 180 डिग्री देशांतर को काट कर, कौन सी जगह से 180 डिग्री जो देशांतर है वहाँ से इस चित्र को काट कर इसको यहाँ पर ये चौड़ा कर दिया गया है। ठीक है, और कई वैज्ञानिक विधियों से इसको थोड़ा सा खींचकर इसको इस प्रकार से नक्शा बना दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको जस्ट काट कर चौड़ा करेंगे तो इस प्रकार से चौकोर नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ इसमें विधियाँ प्रयोग की गई है जिस वजह से इस प्रकार से नक्शा आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो सबसे पहले इसमें कुछ मेन लाइनें खींची मैंने। जैसे ये तो है ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है, ये ऊपर आर्कटिक रेखा बनाई है और ये नीचे अंटार्कटिक रेखा बनाई है। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले तो अक्षांशों के हिसाब से जो अक्षांश है, अक्षांशों का महत्व है, किसी स्थान के मौसम और जलवायु के लिए विशेष महत्व है अक्षांशों का। कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, जो 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ से 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे, ये जो भाग है यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है हमारी पृथ्वी पर। इसमें जो भी देश है वहाँ पर गर्मी खूब पड़ती है, सर्दियाँ पड़ती नहीं हैं इस स्थान पर। तो जलवायु के हिसाब से हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये तो है उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, यानी यहाँ पर गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती नहीं है। ठीक है, भूगोल के हिसाब से मौसम 2 ही होते हैं, गर्मी और सर्दी। बारिश का कोई मौसम नहीं होता। जैसे अभी यहाँ पर बारिश का मौसम है, कहीं सर्दियों में बारिश होती है, कहीं कब होती है, 12 महीने बारिश होती है। ठीक है, मौसम 2 ही होते हैं भूगोल के हिसाब से। हमारे भूगोल में 2 ही मौसम होते हैं। भूगोल के अध्ययन में हम केवल 2 ही मौसम पढ़ते हैं, एक तो गर्मी का और एक सर्दी का। तो यहाँ पर गर्मी पड़ती है। ठीक है, ये जो स्थान है यानी 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण, इस स्थान को जलवायु की दृष्टि से शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र बोलते हैं। यानी यहाँ पर शीत और उष्ण यानी सर्दी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। तो हमारा भारत में देखो, इसमें भारत का जो कर्क रेखा का नीचे वाला भाग है वो तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है, और जो ऊपर वाला भाग है हमारा राजस्थान, यूपी, पंजाब, वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। तो हमारे राजस्थान में खूब सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है। साउथ में हमेशा गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती नहीं है। ठीक है, अब देखो ऊपर ये जो भाग है 66.5 से 90 डिग्री ऊपर, 66.5 से 90 डिग्री नीचे, इस भाग को शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र बोलते हैं। यानी यहाँ पर सर्दी पड़ती है, गर्मी यहाँ पर बिल्कुल नहीं पड़ती। कई स्थानों पर तो हमेशा बर्फ़ जमी रहती है इन स्थानों पर। तो जलवायु के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांट दिया, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र और शीत कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। ठीक है, और अक्षांशों की दृष्टि से भी हम इसको एक अलग प्रकार से 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। तो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र तो कौन सा है, 0 से 30 उत्तर में और 0 से 30 दक्षिण में। यानी ये जो क्षेत्र है ये इसको बोलते हैं निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। और 30 से 60 ऊपर और 30 से 60 नीचे, इस क्षेत्र को बोलते हैं हम मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। और 60 से 90 ऊपर और 60 से 90 नीचे, इसको बोलते हैं निम्न उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। ठीक है, तो जलवायु और अक्षांशों के हिसाब से इस प्रकार से बांट दिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कई प्रकार से बनते हैं, कैसे कैसे बनेंगे। जैसे ये जो लाइनें खींच रखी है, केवल इसको देखने का काम है और कुछ नहीं है। ये लाइनें किधर किधर होकर गुजर रही है, इस पर भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम भूमध्य रेखा। सबसे पहले देखते हैं भूमध्य रेखा। ये जो भूमध्य रेखा है इस पर स्थित देश कौन कौन से हैं, भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से। तो इधर देखो भूमध्य रेखा पर स्थित देश
इंडोनेशिया है, केन्या है, मालदीव है, सोमालिया, कांगो, गैबान, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, साओ टोमे प्रिंसिपे, युगांडा आदि देश ये कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर। यानी इन देशों में यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है, हमेशा गर्मी पड़ती है यहाँ पर। तो ये लाइन देखो, यहाँ से देख लो, ये तो रहा इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया। इसके बाद में फिर ये सोमालिया आ गया, केन्या आ गया, युगांडा आ गया, कांगो आ गया, ठीक है, गैबान आ गया, और ये ब्राज़ील आ गया, कोलंबिया आ गया और इक्वाडोर आ गया, ठीक है। इसमें ये देश और आ गया एक साओ टोमे प्रिंसिपे, साओ टोमे प्रिंसिपे एक देश और है। मतलब ये स्थान विशेष महत्व क्यों रखता है? क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ पर काट रही है। अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में साओ प्रिंसिपे देश के पास में ये रेखा एक दूसरे को काटती है, ठीक। तो ये भूमध्य रेखा होगी। इसके बाद हम देखते हैं हम कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली कर्क रेखा को देखते हैं। तो कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन से? इधर से देख लो, कर्क रेखा पर स्थित देश सबसे पहले इधर ताइवान आ गया, ठीक है। ताइवान एक अलग देश है, लेकिन चीन उसको अपना भाग समझता है। तो ये ताइवान आ गया, उसके बाद में चीन आ गया, म्यांमार आ गया, बांग्लादेश आ गया, भारत आ गया, पाकिस्तान में नहीं जा रही लाइन, पाकिस्तान के नीचे होकर आ रही है। फिर इधर ओमान आ गया, सऊदी अरब आ गया, मिस्र आ गया, लीबिया आ गया, अल्जीरिया आ गया और मारितानिया आ गया। इसके बाद में इधर मैक्सिको आ गया और इधर ये हवाई द्वीप है, अमेरिका के ही कुछ द्वीप है यहाँ पर हवाई द्वीप। तो यहाँ से ये रेखा गुजरती है और ये कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? अल्जीरिया में। इस स्थान पर देखो, अल्जीरिया देश में एक दूसरे को काट रही है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कर्क रेखा और ग्रीनविच रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? अल्जीरिया में। तो ये हो गया कुछ कर्क रेखा पर स्थित द्वीप, जैसे हवाई द्वीप है। कर्क रेखा पर स्थित है देश, हवाई द्वीप जो एक अलग देश नहीं है, अमेरिका का ही एक द्वीप है। मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, चाड, सऊदी अरब, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान आदि देश कर्क रेखा पर स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं हम मकर रेखा पर। मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं? तो मकर रेखा पर देखो, चिली है, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा आदि देश। ये सब देश किस पर है? मकर रेखा पर। इस मकर रेखा पर देखो, यहाँ से स्टार्ट हुई चिली देश है। चिली यहाँ से सांप की तरह नीचे से लेकर ऊपर तक बसा हुआ है। ये जो प्रशांत महासागर है, इसके तट पर ये जो पीला पीला सा आपको दिखाई दे रहा है सांप की तरह, चिली देश है। तो चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राज़ील है, फिर इधर ये नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर वगैरह आ गया और इधर आ गया ये ऑस्ट्रेलिया। तो इन देशों से होकर ये रेखा गुजरती है, मकर रेखा। अब बात करते हैं आर्कटिक रेखा पर स्थित देश, यानी जो 66.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा गुजर रही है आर्कटिक रेखा, उस पर कौन कौन से देश स्थित हैं? तो देखो, इसमें है अलास्का। ये अलास्का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक राज्य है जो अलग बसा हुआ है, इस संयुक्त राज्य अमेरिका से थोड़ा दूर बसा हुआ है। तो अलास्का से कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। यहाँ से इस लाइन को देख लो, ये अलास्का है, इसके बाद में ये पूरा दिख रहा है, ये कनाडा है और ये ग्रीनलैंड द्वीप है जो डेनमार्क का एक भाग है। और ग्रीनलैंड की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है, लेकिन इसका पर जो अधिकार है डेनमार्क का, जो यूरोप का एक देश है। इसके बाद में नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है और ये रूस है। तो ये सारे के सारे देश किस पर स्थित है? आर्कटिक रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर ये स्थित है। नीचे बात करते हैं अंटार्कटिक रेखा पर स्थित। तो अंटार्कटिक रेखा पर कोई भी देश स्थित नहीं है, क्योंकि
पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में तो स्थलीय भाग ज़्यादा है, जलीय भाग कम है, और जो दक्षिणी गोलार्ध उसमें जलीय भाग ज़्यादा है, महासागरों का क्षेत्र ज़्यादा है और स्थलीय भाग कम है। तो यहाँ पर कोई भी देश स्थित नहीं है। ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसको छूकर इसमें से ये निकल रही है, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप में से ये अंटार्कटिक रेखा गुजर रही है। तो ये तो इन रेखाओं की बात होगी। अब बात करते हैं अपन 0 डिग्री देशांतर रेखा की, यानी ग्रीनविच रेखा की। ये कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही है ग्रीनविच रेखा? तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, टोगो, घाना और बुर्किना फासो, यहाँ से ये निकल रही है। तो यहाँ से ऊपर से देख लो, ये है इंग्लैंड और यहाँ से गुजर रही है। इसी इंग्लैंड में एक वेधशाला है, ग्रीनविच वेधशाला है इंग्लैंड में, उससे होकर ये निकल रही है 0 डिग्री देशांतर, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया था हमने, ग्रीनविच रेखा। तो ये यूके, फ्रांस और स्पेन, ये यूरोप के 3 देश इसमें आ रहे हैं। फिर नीचे देखो मोरक्को, अल्जीरिया, माली है और ये घाना है, यहाँ से होकर ये नीचे निकल रही है। तो इन देशों में होकर ये जा रही है। तो देखो कर्क रेखा और ग्रीनविच रेखा कहाँ पर काट रही है? अल्जीरिया। ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा कहाँ पर काट रही है? गिनी की खाड़ी में। ग्रीनविच रेखा और जो मकर रेखा है वो कहाँ पर एक दूसरे को काट रही है? नामीबिया देश के बगल में अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख लाइनें जो कहाँ से होकर गुजर रही है, ठीक। तो आपके पास जो एटलस है, एटलस में इसको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना देखो उतना कम है। एटलस एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आता है, वो बहुत अच्छा एटलस है। दूसरे एटलसों में गड़बड़ी हो सकती है, तो अगर आप ख़रीदो तो ऑक्सफोर्ड नाम से एक एटलस आता है, वो बहुत अच्छा एटलस है। और उसमें इसको देखो, बस देखना है, ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की बात नहीं है कि कौन सी रेखा कहाँ से गुजर रही है, उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से देश है, दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से देश, पूर्वी गोलार्ध में कौन कौन से देश है, पश्चिमी गोलार्ध में कौन कौन से देश। अब देखते हैं हम, कभी कभी 2-4 बार ऐसे क्वेश्चन भी आए एग्जामों में, यानी जैसे भूमध्य रेखा पर स्थित विश्व की कौन सी भूमध्य रेखा पर विश्व की कौन सी राजधानी स्थित है, ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो देख लो आप इसमें, भूमध्य रेखा पर स्थित राजधानी एक तो क्विटो है, इक्वाडोर की क्विटो, ये इक्वाडोर देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का इक्वाडोर, इसकी राजधानी क्विटो बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर बसी हुई है। इसके आगे चलते हैं और साओ टोमे प्रिंसिपे, यहाँ पर एक देश है साओ टोमे प्रिंसिपे और उसकी जो राजधानी है साओ टोमे, वो भी लगभग इसी 0 डिग्री अक्षांश पर ही स्थित है। साओ टोमे प्रिंसिपे देश की राजधानी साओ टोमे, ठीक है। ये एक दूसरे को तो साओ टोमे देश के बगल में काटती है, लेकिन ये जो राजधानी है साओ टोमे वो बिल्कुल इसी के ऊपर है, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर। अब बात करते हैं कर्क रेखा की, कर्क रेखा पर कौन कौन सी राजधानियाँ स्थित है। तो यहाँ से देखते हैं, कर्क रेखा पर एक तो है मस्कट जो शहर है, जो ओमान की राजधानी है, वो बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर बसा हुआ है। इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी जो ढाका है, वो भी बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो ये ढाका और मस्कट, ये दोनों राजधानियाँ कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। बात करते हैं मकर रेखा के ऊपर स्थित राजधानियाँ, तो इसके ऊपर कोई राजधानी नहीं है, यहाँ इधर भी कोई राजधानी नहीं है, ठीक है। कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें ये तीनों प्रमुख रेखा यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा इसमें से होकर गुजर रही है। बाकी और महाद्वीपों में जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसमें केवल कर्क रेखा गुजर रही है। जो एशिया महाद्वीप है इसमें केवल कर्क रेखा और ये आर्कटिक रेखा गुजर रही है। दक्षिण अमेरिका है, इसमें भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजर रही है। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसमें कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा गुजर रही है। तो यहाँ पर एक झील और है, अफ्रीका में एक झील है विक्टोरिया झील, बिल्कुल साफ पानी की झील है, वो बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। ये क्वेश्चन भी एक बार आया था। अब भारत के नक्शे में देखिए,
जो कर्क रेखा है भारत में कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है। ये देखो, ये रही हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा अब हाथों हाथ आप देखते जाओ, जैसे गुजरात, ये कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है, गुजरात से। उसके बाद में ये आता है राजस्थान, उसके बाद हम मध्य प्रदेश में गई, और उसके बाद हम छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में गई, फिर बांग्लादेश में होती हुई त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। कौन कौन से राज्य है? गुजरात है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम इधर है, 6 राज्य इधर है। राजस्थान में ये कौन कौन से जिलों से होकर गुजर रही है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बीचों बीच में से गुजरती है, और डूंगरपुर में थोड़ी सी डूंगरपुर की सीमा को टच करती हुई ये जाती है। तो ये कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी आया, एक बार RS के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के ऊपर है, कौन सा नीचे है। इस प्रकार से भी बन सकते हैं अगर हाई लेवल का पेपर आ जाता है तो। थोड़ा सा देख लो इसमें, जैसे कर्क रेखा के पास, जस्ट कर्क रेखा के ऊपर तो भारत में ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं है। रांची जरूर है, रांची कर्क रेखा के पास में से ही, जो रांची बड़ा होकर अब तो कर्क रेखा पर ही आ गया, लेकिन कर्क रेखा के दक्षिण में है वैसे रांची, लेकिन कह सकते हैं रांची जो शहर है, झारखंड की जो राजधानी रांची, वो कर्क रेखा पर स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर कर्क रेखा के जस्ट नीचे थोड़ा सा पास में, इधर आ जाते हैं हम। उज्जैन है, भोपाल है, जबलपुर है, ये कर्क रेखा के नीचे हैं सारे के सारे। इसके बाद में जो रांची है, ये भी कर्क रेखा के पास में नीचे। और यहाँ पर 2 शहर ऐसे हैं जो कर्क रेखा के ऊपर है, दुर्गापुर और बोकारो। झारखंड का जो बोकारो, जो स्टील प्लांट के लिए फेमस है बोकारो, तो एक तो बोकारो और एक दुर्गापुर, ये थोड़े बड़े शहर है जो कर्क रेखा के ऊपर बसे हुए। तो इस प्रकार से आप नक्शे में इन शहरों को भी देख सकते हैं, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, जस्ट पास पास वाले जस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, क्योंकि हमारा टॉपिक है अक्षांशीय एवं देशांतर। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले भारत का देखते हैं। देखो भारत में यहाँ पर देखो, जो भूमध्य रेखा है भारत के नीचे से होकर गुजरती है, यानी भारत से होकर वो नहीं गुजरती थी। तो ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है हिंद महासागर से होकर गुजरती है। तो ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इसके पूरा ऊपर का भाग है संसार के नक्शे में हमने देखा था, वो तो उत्तरी गोलार्ध में है, और जो नीचे का भाग है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कौन से गोलार्ध में आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत में हम जितने भी अक्षांश आएंगे 1 2 3 3 4 5 6 7, उनके सबके आगे क्या लगेगा? N, यानी उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो भारत कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से देखो, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा। यहाँ से फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये 8 डिग्री देशांतर रेखा है। ये जो रेखा है ये कितने अक्षांश पर है? 8 डिग्री, 8 डिग्री अक्षांश रेखा। तो और ऊपर ऐसे 8 के बाद 9 10 11 12 23.5 अपने राजस्थान से कर्क रेखा गुजर रही थी, 24 25 26, ये है 37 डिग्री अक्षांश रेखा, 37 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये तो हो गई 8 डिग्री और ये हो गई 37 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से भारत थोड़ा सा ऊपर और है, ये 8 डिग्री है, ये 9 डिग्री है, तो भारत 8 से थोड़ा सा ऊपर। तो हमने अक्षांशों में पढ़ा था, अक्षांशों को कितने भागों में बांटा था? एक अक्षांश को हमने 60 बराबर भागों में बांटा गया था। तो यहाँ से भी 8 और जो ये 9 डिग्री अक्षांश है, इसके बीच में 60 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 इस प्रकार के 60 भागों में। तो जैसे हम 1 2 3 और 4 पर जाते हैं, 4 मिनट पर जाते हैं, अक्षांशों को किसने बांटा? हमने मिनट में। तो जैसे 1 2 3 4 मिनट पर जाते हैं तो भारत शुरू हो जाता है। भारत का जो सबसे निचला कन्याकुमारी है शहर, वो शुरू हो जाता है। तो 8 डिग्री के आगे हम 4 मिनट और लगाएंगे, तो भारत कहाँ से शुरू होता है? 8 डिग्री और 4 मिनट से। इसी प्रकार ऊपर देखो, ये है 37 डिग्री अक्षांश रेखा, जो थोड़ी सी भारत का जो ऊपर इंदिरा कोल पॉइंट है उससे थोड़ी सी नीचे है, और ये 37 मान लीजिए, ये 38 डिग्री मान लीजिए। तो भारत जो जहाँ तक फैला हुआ है 37 से थोड़ा सा ऊपर तक। तो 37 और 38 को हम कितने भागों में बांटेंगे? 60 भागों में बांटेंगे। तो 37 से ऊपर बढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, जो 6 मिनट वाली जो रेखा है
वो आते ही भारत समाप्त हो जाता है। तो 37 डिग्री और 6 मिनट, इसके भी नॉर्थ लग रहा है और इसके भी नॉर्थ लग रहा है। नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश, तो भारत उत्तरी अक्षांश में ही बसा हुआ है। तो ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी भारत कहाँ से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। जो भारत की जो पूरी लंबाई है 3214 किलोमीटर समथिंग है। अब देखो इनका जो विस्तार है कितने डिग्री में इसका विस्तार है, देखो यहाँ 8 है, यहाँ 37 है। तो 37 में से 8 कम करेंगे तो 29, लगभग 29 डिग्री देश जो 29-30 लगभग 29-30 अक्षांशों में फैला हुआ है भारत। ठीक है, तो अब अक्षांश के बाद हम देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार, देशांतर रेखा ऊपर से नीचे, तो देशांतरों की बात करते हैं। संसार के नक्शे में हमने देखा था जो 0 डिग्री देशांतर रेखा थी, उसको एक तरफ तो पूर्वी गोलार्ध था, एक तरफ पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत कौन से गोलार्ध में था, पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो भारत में जितने भी देशांतर बनेंगे, क्योंकि 180 जो देशांतर पूर्व की तरफ थे, 180 पश्चिम की तरफ थे, तो भारत कौन सी तरफ है, पूर्व की तरफ। तो पूर्व की तरफ में भारत कहाँ से स्टार्ट होता है, इधर से 0 डिग्री देशांतर 1 2 3 इस प्रकार से आते आते यहाँ पर शुरू हो जाता है 68। भारत जो शुरू हो जाता है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, और कहाँ तक जाता है, 97। कहाँ तक जाता है, 97 डिग्री, यानी 68 डिग्री। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक देशांतर और एक अक्षांश और 2 अक्षांश को हम 60 भाग बराबर किए थे। तो इसी प्रकार एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में भी 60 भाग करते हैं, वही मिनट। तो 68 डिग्री और 7 मिनट, यानी थोड़ा सा आगे, तो 68 डिग्री और 7 मिनट और ईस्ट लगा देंगे, यानी पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का देशांतरीय विस्तार स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाता है, 97 डिग्री और 25 मिनट, थोड़ा सा आगे और जाता है 25 मिनट ईस्ट तक, यानी पूर्वी देशांतर। तो ये हो गया भारत का देशांतरीय विस्तार, यानी भारत कहाँ से शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया 76, यानी भूमध्य रेखा से भारत की जो दूरी है कितने किलोमीटर है, 876 किलोमीटर। यहाँ पर एक बात और देखो, ये जो भारत की जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि ये किधर कहाँ से होकर गुजर रही है। राज्यों की बात करें तो 5 राज्यों से होकर गुजर रही है, लेकिन कोई शहर की बात करें, इसके पास कोई शहर है तो इसके आसपास में कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है। इलाहाबाद है, यहाँ पर यूपी में इलाहाबाद, और इलाहाबाद के भी बगल में नैनी या मिर्ज़ापुर, ये छोटे शहर है, तो उनके ऊपर से गुजरती है। यानी इसके ऊपर जो फेमस शहर है वो है इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर और नैनी। ये क्वेश्चन में कई बार बनता है कि भारत की जो प्रधान यामोत्तर रेखा, जो देशांतर रेखाओं को ही यामोत्तर रेखा बोलते हैं। तो भारत की प्रधान देशांतर रेखा, पूरे विश्व की संसार की प्रधान देशांतर रेखा तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, लेकिन भारत की कौन सी है, 82 डिग्री। और आगे इसको देखेंगे 82 डिग्री इसको क्यों माना गया। अब हम देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान में सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार देखो। राजस्थान में हमने एक लाइन पढ़ी थी जो कर्क रेखा है, राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजर रही थी 23.5, वो रेखा थी 23 डिग्री और 30 मिनट, 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ। ये रेखा 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ। तो वो तो राजस्थान के अंदर से गुजर रही थी। राजस्थान तो स्टार्ट कहाँ से होता है, थोड़ा सा नीचे से शुरू होता है, तो इसके थोड़ा सा नीचे, यानी 23 डिग्री और 3 मिनट से स्टार्ट हो जाता है। राजस्थान का जो ये जो लाइन है ये है 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक जाती है, 30 डिग्री यहाँ तक, 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, कितना, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ एक बात ध्यान देने की है विशेष, ये जो 23 डिग्री है और 3 मिनट है, इसको
ऐसे कभी नहीं लिख सकते 23 डिग्री और जैसे पॉइंट के आगे हम कोई संख्या आती है उसके बाद हम 0 लगा देते हैं कभी कभी, लेकिन 3 के आगे 0 नहीं लगा सकते। ये तो 23 डिग्री और 30 मिनट हो जाएगा, 23.5 हो जाएगा। तो दो अक्षांशों को 60 मिनटों में बांटते हैं, तो ये 3 अलग है और ये 30 अलग है, ठीक है। इस प्रकार से जरूर लिख सकते हैं 23 डिग्री और 0.3 मिनट, 0.3 मिनट। तो ये और ये तो एक ही बात है, लेकिन ये अलग है, ये इसका मतलब ज़्यादा होगा, तो इसको ध्यान रखना। कई बार ऑप्शन में इस प्रकार के ऑप्शन, कई बार क्वेश्चन में इस प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये तो हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब राजस्थान का देशांतरीय विस्तार करते हैं। तो हमको पता है राजस्थान पश्चिम में, राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग गुजरात के बाद राजस्थान का स्थान आता है। तो भारत की जो शुरुआत थी वो तो कितनी से होनी थी, भारत की जो शुरुआत थी वो तो 68 डिग्री और 7 मिनट से। भारत की शुरुआत थी 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। तो वो हिस्सा तो था गुजरात का, यानी थोड़ा सा आगे चलने पर राजस्थान भी आ जाता है। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है 59 डिग्री 23 मिनट, यानी 59 डिग्री से थोड़ा सा आगे, 59 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी ये जो लाइन है ये तो है 69 डिग्री 23 मिनट, यानी 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से कहाँ तक, 78 डिग्री और 17 मिनट, 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब इसके आगे हम देखते हैं विश्व समय ज्ञान। जो हमारी जो देशांतर रेखाएं होती है वो समय की दृष्टि से उनका बहुत विशेष महत्व है देशांतरों का। तो थोड़ा सा ये टॉपिक भी विश्व समय ज्ञान भी इसी अक्षांश और देशांतर में ही आते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये ग्लोब है, ये अक्षांश रेखा है, ये देशांतर रेखा है। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जाल को भूजाल या ग्रिड कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्लोब है। अब इसी को खोलकर ये संसार का हमने नक्शा बनाया। मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर है, इस पे समझते हैं थोड़ी देर बाद। सबसे पहले इसकी जो दो रेखाएं हैं, एक तो 0 डिग्री देशांतर रेखा और एक इसके पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ये तो है 0 डिग्री देशांतर रेखा और इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा। इन दोनों का समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्व है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, क्योंकि यहाँ के समय को 0 डिग्री देशांतर पर जो समय होता है उसको विश्व का समय माना जाता है, पूरे विश्व का समय माना जाता है। और ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है इसको हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली है, यानी इसके एक साइड से दूसरे साइड पर जाने पर तिथि बदल जाती है, ठीक है। तिथि कैसे बदल जाती है, जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री और इसके जस्ट पीछे 180, इसको हम इधर ले आते हैं, ये 180, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है जो पूरी तरह से समुद्र के ऊपर स्थित है। इसको हमने 2-4 जगह टेढ़ी मेढ़ी भी कर दी, क्योंकि तिथि की वजह से कई देश का आधा हिस्सा इसके पूर्व में, आधा इसके पश्चिम में आ रहा था। तो इसको पार करते ही तिथि बदल जाती है। तो एक देश में 2 तिथि तो हो नहीं सकती, तो इसको थोड़ी जगह टेढ़ा मेढ़ा हमने कर दिया है। अब इसका क्या महत्व है, यानी इस रेखा के कोई व्यक्ति यहाँ से हवाई जहाज में इधर आ गया, ठीक है, पश्चिम से पूर्व में आ गया तो एक दिन जुड़ जाएगा उसमें, और अगर पूर्व से पश्चिम में आ गया तो एक दिन घट जाएगा। ये विशेष ध्यान देने की बात है, क्योंकि मान लीजिए इधर ये सूर्य है, दोपहर के 12 बज रहे, कोई उड़कर तुरंत इधर आ गया तो इधर 3 तारीख हो रही है, तो इधर तो 2 ही तारीख हो रही है। अभी यहाँ तो दिन ही नहीं हुआ, अभी इधर तो 2 ही तारीख हो रही है। तो इधर पूर्व से पश्चिम में आने पर एक दिन घट जाता है और पश्चिम से पूर्व में आने पर एक दिन बढ़ जाता है, ये हमने मान लिया है, ठीक है। तो ये तो है 180। अब देखो इसमें ये 0 डिग्री देशांतर है, इसका नाम प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी बोलते हैं। तो 0 डिग्री का और समय का दोनों का आपस में विशेष गठजोड़ है, ये ध्यान रखना आप। और 180 जो डिग्री देशांतर रेखा है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यानी तिथि बदल जाती, तारीख बदल जाती है, वार बदल जाते हैं इस पर। तो इसका जो समय होता है 0 डिग्री देशांतर का जो समय होता है उसको ब्रह्मांड समय या यूनिवर्सल टाइम या ग्रीनविच टाइम या अंतर्राष्ट्रीय समय या GMT बोलते हैं।
तो अब हम इसको समझेंगे थोड़ा सा, कैसे समझेंगे भाई। पृथ्वी है, पृथ्वी कहाँ से किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये पश्चिम रहा, ये पूर्व रहा, तो पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार घूमती रहती है। 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी। तो पहले सूर्योदय कहाँ पर होगा? पूर्व की तरफ। जैसे मान लीजिए ये पूरा देश है, कोई ये एक देश है मान लीजिए, ठीक है। तो सूर्य यहाँ पर, सूर्य तो कहीं चक्कर लगाता नहीं, अपने एक स्थान पर रहता है। तो ये पश्चिम से पूर्व में जब घूमेगी तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? पूर्व की तरफ। ये देखो मान लीजिए हम हम जब किसी भी ग्लोब को पढ़ते हैं या नक्शे को पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा पूर्व दिशा इधर होती है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो जैसे मान लीजिए ये भारत है। अब पृथ्वी कहाँ से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सूर्य तो मान लीजिए यहाँ पर है, तो जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो भारत में जो सबसे पहले सूर्योदय होगा कहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा सबसे पहले, ठीक है। तो इसकी किरणें सबसे पहले कहाँ पर पड़ेगी? अरुणाचल प्रदेश में। तो उसके बाद में फिर दूसरे राज्यों में होती है, राजस्थान में सबसे लास्ट में इसकी किरणें पड़ेगी। तो सूर्योदय इसी कारण पूर्व दिशा में उदय होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। तो भारत का समय है, भारत में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में तो 2 घंटे पहले हो जाता है, और इधर गुजरात राजस्थान में 2 घंटे बाद में होता है। यानी 2 घंटे का समय का अंतर है भारत में। तो इसी परिस्थिति को हल करने के लिए कोई भी देश हो, उसमें किसी एक रेखा को, यानी कोई एक जो देशांतर रेखा है उसके समय को ही पूरे देश में मान लिया जाता है। जैसे भारत में एक रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, वो लगभग बीच में है। तो उसके समय को पूरे भारत में एक समय माना जाता है। यानी भारत की जितनी भी घड़ियाँ है उसमें किसका समय? 82.5 डिग्री देशांतर का जो समय है, सारी घड़ियों को उसी समय से जोड़ रखा है। बाकी स्थानीय समय तो अलग अलग होता है। तो भारत के पूर्व और पश्चिम का जो भाग है उसमें 2 घंटे का अंतर है। तो देखो इसको इस प्रकार से समझते हैं। यहाँ ये कोई स्थान है और ये स्थान कहाँ पर स्थित है? ये 15 डिग्री पर है, मान लीजिए 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कोई स्थान स्थित है, और कोई स्थान यहाँ से 15 डिग्री पश्चिम की तरफ है, 15 डिग्री वेस्ट कोई स्थान यहाँ है। तो ये तो है ए स्थान और ये है बी स्थान। तो मान लीजिए यहाँ पर तो दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12 PM। अगर ए स्थान पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो बी स्थान पर टाइम क्या होगा? अब इसमें ये देशांतर भी दे रखा है। ए तो कहाँ पर बसा हुआ? 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, और भी ये बी स्थान कहाँ पर बसा हुआ? 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ तो 12 बज रहे हैं, तो यहाँ तो मतलब सूर्य कहाँ से उदय होता है? पूर्व दिशा से। तो पूर्व दिशा से किधर की ओर जाता है? पश्चिम दिशा की तरफ। तो यहाँ से तो धीरे धीरे इधर जाएगा, बाद में जाएगा। यानी यहाँ तो 12 बाद में बजेंगे, तो यहाँ पहले बज गए। तो यहाँ कितना टाइम हो रहा है? तो देखो पृथ्वी अपना पूरा चक्कर कितने समय में लगा लेती है? 24 घंटे में। और ये जो पूरी 24 घंटे में कितनी घूम जाती है? पूरा वृत्त घूम जाती है, यानी 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में पृथ्वी कितनी घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360 में हम 24 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, 15 डिग्री। 1 घंटे में कितनी घूमती है? 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में कितनी घूम जाती है? 15 डिग्री। क्यों? समझो अच्छी तरह से। 24 घंटे में पूरी कितनी घूम जाती है? 360 डिग्री एक पूरा चक्कर कर लेती है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री, यानी 360 में 24 का भाग देंगे, कितना आएगा? 15 डिग्री। ठीक है, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। 15 डिग्री कितने में घूम जाती है? 1 घंटे में। 1 घंटे में तो 1 डिग्री कितने घंटे में घूम जाएगी?
तो 1 घंटे को कितने मिनट में बांटा हमने? 60 में जब 15 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 4। तो 1 डिग्री 4 मिनट में घूम जाती है। ये याद रखो आप, जो हमारी पृथ्वी है 4 मिनट में 1 डिग्री पश्चिम से पूर्व की ओर घूम जाती है। अब ये जब हमने निकाल लिया दोनों चीज़, विश्व के किसी भी स्थान का समय निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये तो है पूर्वी गोलार्ध में, ये पश्चिमी गोलार्ध में, तो यहाँ से घूमती घूमती 15 डिग्री तो ये हो गई, 15 डिग्री ये हो गई, 15 डिग्री ये हो गई, तो कितनी डिग्री हो गई पूरी? 30 डिग्री। 15 डिग्री में कितना समय लगा? 1 घंटे। 30 डिग्री में कितना लगेगा? 2 घंटे। ठीक है। भारत का समय अंतर्राष्ट्रीय समय से 5.5 घंटा आगे। कैसे हैं वो देखो। ये तो अंतर्राष्ट्रीय समय है 0 डिग्री देशांतर पर, और भारत कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो भारत, ये तो है 0 डिग्री देशांतर पर, 1 2 3, भारत कहाँ पर स्थित है? मानेंगे हम 82.5 डिग्री पर। भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब देखो यहाँ 0 से 82.5 के बीच में कितना अंतर है? 82.5 डिग्री का, 82.5 डिग्री। अब 1 डिग्री पर समय कितना बदल जाता है? 4 मिनट। 1 डिग्री पर कितना समय बदल जाता है? 4 मिनट। तो 82 पर कितना बदलेगा? कितना समय बदलेगा? तो 4 से गुणा कर देंगे इसको, 4 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 82.5 × 4 करेंगे तो 330। ये मिनट, कितने मिनट आ जाएगा? यानी 0 डिग्री और 82.5 डिग्री के बीच में समय का अंतर कितना है? 330 मिनट का। इसको अगर हम 330 को घंटे में बदलेंगे तो 7 का भाग देंगे, 6 बन जाएगा 30, 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे और 30 मिनट। 5 घंटे और 30 मिनट। तो भारत इस 0 डिग्री से पहले आता है, बाद में आता है? सूर्य पूर्व से उगता है तो ये पहले आता है। तो यहाँ का जो समय है उसमें 5.5 घंटे हम बढ़ा देंगे, यानी यहाँ से 5.5 घंटे आगे। भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर बदले 6, 0 डिग्री यहाँ पर बदले 6 शाम के 6 बजे, 6 PM। तो यहाँ पर कितने बजेंगे? इसमें से 5.5 घंटे, इसमें 6 में कितना जोड़ देंगे? 5.5 जोड़ देंगे। 6 में 5 30 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11:30 का टाइम। यहाँ पर कितना टाइम हो जाएगा? 11:30 PM। यानी यहाँ तो शाम के 6 बज रहे और भारत में कितने बज गए? रात के 11:30 बजे। तो ये भारत का समय हो गया। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं। यहाँ पर कोई शहर है 90 डिग्री पर, यहाँ पर कोई शहर है 45 डिग्री, ये शहर ए है और ये बी, यानी 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर ए शहर है और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर बी शहर है। तो मान लीजिए ए में और बी के समय में कितना अंतर है? अब देखो ये 45 और 90 45 के तो कितने बचेंगे? 45। यानी इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री की दूरी है? 45 डिग्री, 10 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितने मिनट का समय चेंज हो जाता है? 4। तो 45 में 4 डालेंगे, 5 20 2 4 16 यानी ये मिनट 180 मिनट। इसमें 60 का भाग देंगे 6 36 18 यानी 3 घंटे। 3 घंटे। इन दोनों के बीच में कितने समय का अंतर है? 3 घंटे का। और अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो ये बाद में आता है, तो यहाँ तो 3 घंटे कम करेंगे, यानी यहाँ 9 बज रहे हैं, 9 AM। और अगर मान लीजिए यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो इसमें 3 घंटे जोड़ देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 PM। तो ये ध्यान रखना है, जो समय पहले है उसमें तो जुड़ेगा और जो बाद में है उसमें घटेगा। और इन डिग्रियों का अंतर है, अगर एक ही गोलार्ध में है
तो बड़ी में से छोटी हम घटा देंगे, जैसे 90 में से 45 को हम कम कर देंगे, कितने देशांतर निकल जाएगा 45। अगर मान लीजिए कोई स्थान यहाँ है 90 डिग्री पे और कोई स्थान यहाँ है 90 डिग्री पे, ठीक है, तो यहाँ के समय में और यहाँ के समय में जो अंतर हम ज्ञात करेंगे तो इन 90 और 90 दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 90 पर कोई ए शहर है और इस 90 पर कोई बी शहर है, तो इन दोनों के बीच में कितना समय का अंतर है, तो 90 और 90 दोनों को जोड़ लेंगे, 90 और 90 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है 180 डिग्री देशांतर की। 90 डिग्री तो पूर्वी देशांतर है, ये 90 पश्चिमी देशांतर है। कितने देशांतर हो गए पूरे 180। तो अलग अलग गोलार्ध में तो जोड़ देंगे, एक ही गोलार्ध में तो घटा लेंगे। अब इन दोनों के बीच में समय का अंतर की बात करें तो सीधी सी बात है, 1 डिग्री देशांतर से दूसरी डिग्री देशांतर में जाते हैं तो 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो 180 इधर उधर होगा तो उसमें 4 से हम पूरा कर देंगे, कितना उत्तर आएगा 0 8 2 3 4 3 720 मिनट। 720 मिनट को घंटे में बदल देंगे, यानी इसमें 60 का भाग दे देंगे, 6 का 12 घंटे का अंतर आ जाएगा। 90 डिग्री से 90 डिग्री का अंतर में कितना आ जाएगा 12 घंटे में। यानी यहाँ पर अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो यहाँ रात के बज रहे हैं, अगर रात के दिन 12 बज रहे हैं तो यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कोई बात करनी है तो कमेंट कीजिए।